हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं एस्टेट टीजीटी साइंस पेपर सॉल्यूशन 2021। और आप सभी जानते ही होंगे कि 2025 में फिर से एस्टेट टीजीटी साइंस का जो एग्जाम है वो होने वाला है। एस्टेट के जो एग्जाम्स हैं उसके लिए अगर आप प्रिपेयर करते हैं 2025 को अगर आपने टारगेट किया है तो सबसे पहले आपको जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं वो जरूर सॉल्व करने चाहिए। और उससे आपको जो है क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके जो है पेपर में आ सकते हैं और किस तरह का लेवल आपका पेपर का रहता है। तो 2021 से लेके अगर 24 तक के अगर आप पीवाईक्यू देख लेते हैं तो उससे आपको काफी हेल्प मिल जाती है कि आने वाला जो पेपर है उसमें आपका लेवल और क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो कैसे क्या रहने वाला है। अब उसी के लिए हम जो है ये वीडियो शुरू कर रहे हैं और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आज की वीडियो में हमारा मेन टारगेट रहेगा। सो शुरू कर लेते हैं। मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन मोलस्का इज। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि मोलस्का जो है वो क्या होता है। 91 से लेके 150 यानी कि जो क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स का हमारा साइंस का पोर्शन रहता है। अब इसमें जो है बायो के क्वेश्चंस कई बार 21 भी होते हैं, 22 और 23। ये जो इतना सेक्शन है हमारा बायो का रहता है। नॉर्मली बायो के क्वेश्चन जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में एक दो ज्यादा ही मिलेगा आपको। और इसमें जो है रेस्पिरेशन में मोलस्का के बारे में हम कवर करेंगे कि मोलस्का जो है क्या है। मोलस्का क्या होता है? मोलस्का है एक फाइलम। इस फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनकी जो बॉडी होती है उनकी बॉडी होती है एक्सोस्केलेटल। इनकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन सिस्टम होता है, ठीक है, यानी उनका जो स्केलेटन सिस्टम है बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे हमने इसमें एग्जांपल ले लिया स्नेल का। स्नेल में ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो पूरी की पूरी कवर होती है किसके अंदर? इस टाइप से कवर होती है और ऑर्गेनिज्म जो है ऐसे नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, यानी कि ये जो एक्सोस्केलेटन सिस्टम है ये पूरा का पूरा कवर करके रखता है बॉडी को, जिससे बॉडी को जो है कोई भी नुकसान ना पहुंचे और बॉडी जो है वो कंप्लीट प्रोटेक्टेड रहेगी कि किसी भी तरह का कोई भी पैरासिटिक या फिर किसी कोई अटैक उस पर नहीं हो पाएगा। अब इसमें जो रेस्पिरेशन है वो हमें बताना है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन कैसा होगा। क्या उसमें बकल रेस्पिरेशन होगा या फिर ब्रोंकियल रेस्पिरेशन होगा या पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। बकल रेस्पिरेशन यानी कि बकल कैविटी से जो रेस्पिरेशन होता है, माउथ वाला जो एरिया है हमारा, तो ये इसमें एब्सेंट रहता है। ब्रोंकियल रेस्पिरेशन यानी कि गिल्स, ये इसमें प्रेजेंट होता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी कि जो लंग्स से रेस्पिरेशन किया जाता है तो ये भी इसमें प्रेजेंट होगा। और हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ओनली ए एंड सी, ओनली बी एंड ए, या फिर ओनली बी एंड सी, या ए बी सी। तो बी और सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, दैट इज ओनली बी एंड सी, यानी कि आंसर नंबर ऑप्शन नंबर हमारा 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू। रिप्लेस करना है किसी टिश्यू को या फिर रिपेयर करना है तो उसके लिए कौन सा हम मेथड इसमें से अप्लाई कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं, मोबिलिटी, सेल डिवीजन, या फिर ग्रोथ। मूवमेंट में क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट हमने यहां से यहां रखा तो वो क्या है, या फिर मूवमेंट किसी सेल को जो है सेल ने मूवमेंट किया अपने सिलिया के साथ, फ्लैजिला के साथ, तो वो एक मूवमेंट होती है। लेकिन हमें यहाँ रिप्लेस करना है, रिपेयर करना है, तो मोबिलिटी में भी क्या होता है? मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट। मूवमेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करते हैं, मोबाइल हम उसी को बोलते हैं ना, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकते हैं। और सेल डिवीजन क्या होता है? जब एक सेल डिवाइड करके दो अलग अलग सेल में ब्रेक हो जाती है, सेक्सुअली या फिर एसेक्सुअली। अब इनके पास जो है जर्म लेयर्स होती हैं, इनके पास कैपेसिटी होती है न्यू डिवीजन के लिए, और ये जो है रिप्लेस भी कर सकते हैं। और अगर आसपास का कोई टिश्यू डैमेज है तो उसको जो है ये करेक्ट भी कर सकते हैं, तो रिपेयर भी कर सकते हैं। इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ग्रोथ के लिए, ग्रोथ तो होएगी जब सेल डिवाइड होता है तो, लेकिन रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयर के लिए ग्रोथ यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर होगा। तो सही आंसर हो जाएगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है रिप्लेसमेंट भी कर सकती है, पुरानी सेल को रिमूव भी कर सकती है, और अगर कोई सेल डैमेज है तो उसको रिपेयर भी ये कर सकती है। तो इसलिए सेल डिवीजन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द इनकरेक्ट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एव्स। एव्स यानी कि बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। उनका जो हार्ट है वो कैसा होता है? क्या उनके हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 एट्रियम,
और वेंट्रिकल। क्या इसी तरीके से हार्ट प्रेजेंट होता है बर्ड्स में? तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टल सिस्टम, यहाँ पे जो वेल डेवलप्ड वर्ड है इसमें ये प्रेजेंट नहीं होगा। साइनस विनोसिस एंड ट्रंकस आर्टरियोसिस आर लेकिंग, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। और आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड होती है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जबकि ह्यूमन बीइंग की जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक आरबीसी ही ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन एव्स में इनकी जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। साइनस विनोसिस ये जो है फ्रॉग के अंदर होता है, क्योंकि फ्रॉग का जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है, इसमें 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। ब्लड जो है साइनस विनोसिस से ट्रांसफर होता है, बट यहाँ पे एव्स के अंदर हमारे पास जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो प्रॉपर सही तरीके से पल्मोनरी जैसे वेन्स होती हैं, सुपीरियर वेना कावा, प्रॉपर जो है ब्लड आएगा और इस तरीके से प्रॉपर जो है वो जैसे लंग्स में जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन्स से जो है वापस लेफ्ट एट्रियम से इस तरीके से मींस कंप्लीट सर्कुलेशन चलेगा। अगर आप इसका पूरा सर्कुलेशन देखते हैं तो इसमें जो है 4 चैम्बर है और पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन यहाँ पे रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होगा, ये यहाँ पे वेल डेवलप्ड नहीं होगा। ठीक है, वेल डेवलप्ड हम इसको नहीं कहेंगे कि जैसे रीनल पोर्टल सिस्टम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, इसमें जो है हिपैटिक का जैसे हमने पढ़ा है कि हमारे पास लीवर भी है, इंटेस्टाइन भी है, वो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, बट यहाँ पे रीनल पोर्टल सिस्टम ये सब कुछ क्या है, वेल डेवलप्ड नहीं है, तो ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, बाइपोलर न्यूरॉन्स का मतलब क्या है? न्यूरॉन्स जो है सबसे लंबी सेल होती है हमारी बॉडी की, लॉन्गेस्ट सेल हम इसको कहते हैं, और ये जो है न्यूरॉन हमारे ब्रेन की बेसिक यूनिट भी है। ब्रेन की जो सेल्स हैं वो क्या है, न्यूरॉन है। अब ये जो न्यूरॉन है इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, यूनिपोलर हो सकता है, बाइपोलर हो सकता है, मल्टी पोलर भी हो सकता है। अब बाइपोलर में क्या आएगा, जैसे ये हो गया, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग, और इसको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। तो ये जो है बॉडी इसमें कंप्लीट है, एक है, और ये जो है ये वाला पार्ट भी यहाँ पे एक है, एक डेंड्राइट है और एक ही क्या है यहाँ पे कॉमन ये नर्व एंडिंग है। तो इस तरह के जो बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं ये कहाँ देखने को मिलते हैं, आईज में, कॉर्निया में, कंजक्टाइवा में, रेटिना में या फिर लेंस में। लेंस में तो कोई भी न्यूरॉन होता ही नहीं है, और कॉर्निया और कंजक्टाइवा में सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स इनमें होते हैं। तो बचा क्या, रेटिना, रेटिना हमारा यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। रेटिना के अंदर बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। द मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन ए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कौन सा मिनरल जो है प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट्स में मिलता है, जिसकी वजह से प्लांट्स का जो कलर है वो ग्रीन देखने को मिलेगा। सो इसमें कौन सा ऐसा मिनरल है जो कि हमें देखने को मिलता है? मोलिब्डेनम होता है, मैग्नीज होता है, या फिर मैग्नीशियम, या फिर आयरन। तो इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर किसका, क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटर में आप देख सकते हैं क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, Mg यानी कि मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम। सो थर्ड आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ब्यूरेट टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ, ब्यूरेट टेस्ट जो है वो क्यों यूज किया जाता है? ब्यूरेट टेस्ट एक कैसा मेथड है ये? ब्यूरेट टेस्ट क्लास 11th में जब प्रैक्टिकल्स होते हैं ना क्लास 11th में, तो 11th क्लास का ये एक प्रैक्टिकल है ब्यूरेट टेस्ट। इसमें जो है हम चेक करते हैं प्रोटीन को, ठीक है, यूज्ड टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, 4 ऑप्शन गिवन है, लेकिन ये यूज होता है प्रोटीन के लिए, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ब्यूरेट टेस्ट जो है ये क्या करता है, प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड्स होती हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड को चेक करता है। जहां पेप्टाइड बॉन्ड होगा
पेप्टाइड बॉन्ड किस में होगा? अमाइनो एसिड्स में होगा, ठीक है, अमाइनो एसिड्स में होगा। इस बॉन्ड को चेक कौन करता है? पेप्टाइड बॉन्ड को ब्यूरेट टेस्ट, ब्यूरेट रिएजेंट हम डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी सैंपल लिया, कोई भी फूड लिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें फिर हम ये जो रिएजेंट है ब्यूरेट रिएजेंट, उसको अगर एड ऑन करते हैं तो ये जो रिएजेंट है वो पेप्टाइड बॉन्ड के लिए कलर प्रोवाइड करता है। अगर कलर हमें मिलता है ब्लू तो उसमें प्रोटीन फिर नहीं है। अगर हमें कलर मिलता है पर्पल, ये रिएजेंट डालने से, ब्यूरेट रिएजेंट डालने से सैंपल में अगर पर्पल कलर आता है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है, यानी कि प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है। तो ये जो है यहाँ पे किसके लिए यूज होएगा? प्रोटीन के लिए यूज होता है ब्यूरेट टेस्ट। काउ ईट ग्रास एंड बोथ हैव सेल्स, काउ एंड ग्रासेस, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल्स। काउ और ग्रास के बारे में बात हुई है। काउ यानी कि काउ क्या है? एनिमल है, और ग्रास क्या है? प्लांट है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल्स। काउ सेल्स आर बिगर देन ग्रास सेल्स, यानी कि एनिमल की सेल जो है वो बड़ी होती हैं देन ग्रास सेल। वो एनिमल की सेल जो है बड़ी होंगी या फिर छोटी होंगी, एनिमल की सेल्स जो है स्मॉलर होती हैं प्लांट के कंपैरिजन में। एनिमल सेल्स जो है वो काउ सेल्स आर बिगर, काउ सेल्स आर बिगर देन ग्रास, यानी कि ग्रास से बड़ी है। तो ये जो है स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगी हमारी। फिर काउ सेल्स हैव प्लास्टिड एंड स्मॉल वैक्यूल्स। काउ सेल्स में प्लास्टिड कैसे हो सकता है? प्लास्टिड क्या है? जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो काउ सेल, एनिमल में कहां से क्लोरोप्लास्ट आएगा? एनिमल में तो क्लोरोप्लास्ट होगा ही नहीं। तो ये किस में होता है? प्लांट के अंदर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद ग्रास सेल्स हैव सेल वॉल। ग्रास यानी कि प्लांट, प्लांट में सेल वॉल होती है, वैक्यूल्स होते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ग्रास सेल्स हैव सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम का फंक्शन क्या होता है? सेल को डिवाइड करने का, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स जब बनाता है एनिमल सेल, तो ग्रास सेल हैव सेंट्रोजोम, लेकिन ये ग्रास सेल दिया है यानी कि प्लांट सेल, जबकि सेंट्रोजोम किस में होता है? एनिमल सेल में होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी। और काउ सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। काउ यानी कि एनिमल, एनिमल में सेल मेम्ब्रेन भी होगी और माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए आंसर हमारा जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा सी और ई। ए सी, बी सी, सी ई और डी ही, तो सी और ई थर्ड आंसर हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द प्लांट बॉडी। जो ये पैरेन्काइमा है ये सबसे ज्यादा अबंडेंट टिश्यू है प्लांट बॉडी में, ठीक है। असर्शन, रीजन क्या है? पैरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू है, लेकिन क्या ये इसका रीजन है? पैरेन्काइमा जो सेल्स है वो कैसे सेल्स होती है? थिन सेल होती है, फोटोसिंथेसिस करती हैं ये, और ये फूड स्टोर करके रखती हैं, ठीक है। तो ये तीनों इनके जो है हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। फोटोसिंथेसिस भी करती हैं, फूड स्टोर भी करती हैं, और थिन होती हैं ये सेल्स। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू भी है, लेकिन पैरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या यहाँ पे ये इसकी वर्किंग बता रहा है? क्या रीजन बता रहे हैं? तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट हम नहीं कहेंगे, तो इसलिए नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकेंड आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या है मेटामॉर्फोसिस का? जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लार्वा स्टेज से एडल्ट में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस यानी कि जब कोई लार्वल स्टेज से एडल्ट में चेंज होएगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब ये मेटामॉर्फोसिस स्टार फिश में तो होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। फिर लोकस्ट है और बैड बग, इनमें जो है क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस तो होता है दोनों में, लेकिन इनकम्प्लीट, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, ठीक है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसमें नहीं होगा।
मॉस्किटो के अंदर जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। सबसे पहले एग बनेगा, एग के बाद जो है लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, और प्यूपा के बाद जो है एडल्ट बनता है। तो इसमें जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which term is used for celestial body that revolve around the sun in highly elliptical orbit? Comet, meteoroid, asteroid, planet। सन के चारों तरफ सबसे ज्यादा जो इलिप्टिकल फॉर्म में, ऐसे बिल्कुल इलिप्टिकल फॉर्म में रोटेट करता है, तो वो इनमें से कौन सा है? कॉमेट है, मेटेरॉइड है, एस्टेरॉइड है या फिर प्लेनेट। अब ये जो तीनों है ना, ये ऑलमोस्ट सर्कुलर होते हैं, ठीक है, बट ये जो है हाईली इलिप्टिकल ऐसे ओवेल शेप में होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है कॉमेट। जो इसके चारों तरफ ये इलिप्टिकल फॉर्म में रोटेट करते हैं, उसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉमेट, जो सन के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा इलिप्टिकल यानी कि ओवेल शेप में रोटेट करते हैं। लंग्स डेवलप फ्रॉम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जो लंग्स हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा जर्म लेयर्स के बारे में। जर्म लेयर्स क्या होती है? जब एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, उसकी बॉडी डेवलप होनी शुरू होती है, अपनी मदर के यूट्रस के अंदर ही जब उसकी बॉडी बनना स्टार्ट होती है, तब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो 3 लेयर्स से स्टार्ट होती है। किसी किसी स्पीशीज में जो है 2 लेयर से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हर बार 3 ही हो, डिपेंड करता है उसके स्पीशीज पे। तो ये हो गई 3 लेयर्स, 1 2 3। बाहर वाली को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच वाली को बोलते हैं मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाली को हम बोलते हैं एंडोडर्म। अब इसमें जो लंग्स हैं, ये लंग्स जो है इन तीनों में से कौन सी लेयर से बनेगा? जैसे मैंने कहा कि बाहर वाली लेयर से हमारी स्किन बन गई, बीच वाली लेयर से जो है हार्ट बन गया, ठीक है, अंदर वाली लेयर से जो है लंग्स बन गए, तो इस तरीके से, या फिर लीवर बन गया, बॉडी की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि जो लंग्स बनता है, वो लंग्स इन तीनों में से कौन सी लेयर से बनते हैं, या फिर बोथ एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ एंडोडर्म और मीजोडर्म। यानी कि जो हमारी ईसोफेगस होती है, ठीक है, उसमें कुछ पार्ट एंडोडर्म का होता है, और जैसे मीजोडर्म में अगर बात करें, जो उसके आसपास की जो मसल्स होती हैं, लंग्स की जो मसल्स हैं, उसमें मीजोडर्म का भी कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर जो है हमारे दोनों ही ठीक हो जाएंगे, एंडोडर्म भी आएगा और मीजोडर्म भी आएगा। सो आंसर फोर्थ विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम? मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि मॉडिफिकेशन किसमें नहीं हुई है स्टेम में? पोटैटो एक स्टेम है, ठीक है, ट्यूबर होता है ये। जिंजर राइजोम है, स्टेम है ये भी। और टर्मरिक, इसके बाद ग्राउंडनट, ग्राउंडनट क्या है? ये एक लेग्यूम्स होता है, ठीक है, तो ये किसी स्टेम में नहीं आएगा, इसलिए यही आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन वैसे क्या है, ये नॉट एन एग्जाम्पल मीन्स इनकरेक्ट है ये। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। सिलेक्ट द पेयर ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। ऐसा कौन सा फाइबर है जो कि स्टेम से मिलता है, प्लांट के स्टेम से मिलता है? कॉयर एंड फ्लेक्स, फ्लेक्स एंड जूट, जूट एंड कपुक, कपुक एंड हेम्प। तो यहाँ पे फ्लेक्स और जूट जो है ये सही आंसर हो जाएगा हमारा। फ्लेक्स और जूट जो है वो प्लांट के स्टेम से हमें मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर कोई भी प्लांट है तो उसके जो स्टेम, ये स्टेम वाला जो पार्ट है, उसका जो बाहर का एरिया होता है, वहां से फ्लेक्स और जूट हमें ये मिल जाता है, स्टेम ऑफ अ प्लांट। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कोलेनकाइमा। अभी जो कोलेनकाइमा सेल्स है प्लांट सेल्स में होती हैं, ठीक है, इनके रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट इन कोलेनकाइमा, होती है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कोलेनकाइमा अलाउ इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकेज ऑफ द यंग स्टेम, ये भी करेक्ट हो जाएगा। इट्स सेल्स आर थिकेंड एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन द कोलेनकाइमा। अब इसके सेल्स की अगर बात करें तो वो कुछ इस तरह से होती हैं, कुछ इस टाइप से। अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह से आपको जो है इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा प्लांट सेल्स में। हेक्सागन फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और इसके जो है जो बॉडी को अगर आप और भी ज्यादा डिटेल में करते हैं तो इसकी जो बॉडी है इसमें कुछ इस टाइप से
प्रेजेंट होता है सेलुलोज, सेलुलोज, और सेलुलोज के साथ में प्रेजेंट होता है पैक्टिन। लेकिन इसने कहा इट सेल्स आर थिकेंड, यानी कि ये थिक है, यहां से थिक है, बट ये थिक किसकी वजह से है? सेलुलोज और पैक्टिन की वजह से। लेकिन इसने क्या कहा है? एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे ये थिक है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो ये आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सेलुलोज और पैक्टिन की वजह से थिक है, लिग्निन की वजह से नहीं है। सो इसलिए हमारा जो आंसर थर्ड है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिलस थुरिंजिएंसिस व्हाट इज द ट्रू अबाउट, मींस इसके बारे में सही बताना है क्या है। अभी जो बेसिलस थुरिंजिएंसिस है ये क्या है? ये बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया का नेम है ये, ठीक है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया इज अ प्लूरल वर्ड, सिंगल अगर होगा तो बैक्टीरियम बोलते हैं हम सिंगुलर के लिए, और बैक्टीरिया वर्ड जो है वो एक कंप्लीट स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये खुद ही एक प्लूरल वर्ड है। सो बेसिलस थुरिंजिएंसिस जो है वो बैक्टीरिया के लिए हम यूज करते हैं। द कंसर्न बेसिलस हैज एंटीटॉक्सिन, क्या ये एक एंटीटॉक्सिन की तरह करेगा काम? द बीटी स्ट्रेन हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोवेल बायोइंसेक्टिसाइडल प्लांट। बीटी टॉक्सिन exists as active toxin in the bacillus. The activated toxin enter the ovaries of the paste to sterilize and thus prevent its multiplication. अब ये जो बैक्टीरिया होता है ना, इस बैक्टीरिया के पास इनएक्टिव फॉर्म में, इस बैक्टीरिया के पास इनएक्टिव फॉर्म्स में टॉक्सिन प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। और ये जो है क्या करेगा इनएक्टिव फॉर्म में? जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका ये जो बेसिलस थुरिंजिएंसिस है, ये जो बैक्टीरिया होता है, ये स्पेशली जो फेमस है वो अपनी एक्टिविटी की वजह से ही है कि ये जो है बाहर तो इनएक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाएगा ना, तो उसकी जो गट होती है, इन मीन्स उसकी जो इंटेस्टाइन है, उसको जो है पूरा का पूरा डैमेज कर देता है, और जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो बाहर तो इनएक्टिव रहता है, लेकिन उसकी बॉडी में जाके क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। सो कंसर्न बेसिलस हैज एंटीटॉक्सिन, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। द बीटी स्ट्रेन हैव बीन यूज्ड फॉर द डिजाइनिंग नोवेल बायोइंसेक्टिसाइडल प्लांट। बायोइंसेक्टिसाइडल मतलब जैसे कोई प्लांट है उस पर बार बार इंसेक्ट आ रहे हैं, तो उन इंसेक्ट को खत्म करने के लिए, ठीक है, बायोइंसेक्टिसाइडल की तरह हम यूज करेंगे ना इस बैक्टीरिया को। तो बायोइंसेक्टिसाइडल्स की तरह हम यूज कर रहे हैं। अब बायोइंसेक्टिसाइडल्स यानी कि अगर हम इनको एज ए इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दे अपने फील्ड एरिया में, ठीक है, अगर हम इनका स्प्रे कर देते हैं इस बैक्टीरिया को यूज करके, इसका इंसेक्टिसाइडल फॉर्म में हम स्प्रे अगर कर देते हैं, तो जिस भी इंसेक्ट की बॉडी में जाएगा उसी की गट क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। उसकी जो इंटेस्टाइन है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी, जिससे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, और धीरे धीरे वो जो हमारा पूरा फील्ड एरिया है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? इंसेक्ट फ्री हो जाएगा। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट हो जाता है। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन, तो ये इनएक्टिव में होता है, एक्टिव में नहीं होगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। और एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर इन द ओवरीज, ओवरीज में नहीं जाएगा, ये गट के अंदर जाता है, ठीक है, ऑफ द पेस्ट टू स्टरलाइज एंड thus prevent its multiplication. So यहाँ पे आंसर 2 will be correct. The amino acid coded by the start codon for protein synthesis. प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है उसके लिए कौन सा अमाइनो एसिड है जो काम करेगा? अब हमें पता है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो टोटल कितने होते हैं? 64 होते हैं, ठीक है। 64 में से 61 जो है ये होते हैं कैसे? फंक्शनल, ठीक है, और 3 जो होते हैं ये होते हैं स्टॉप कोडॉन, यानी कि जो रिएक्शन को ही स्टॉप करा दे, ठीक है। अब इनमें से एक अकेला ऐसा है AUG जो कि मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, और यही स्टार्टिंग कोडॉन के लिए भी काम करता है, यानी कि रिएक्शन को स्टार्ट कराता है। अब अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की बेसिक यूनिट है। अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप देखोगे ऐसे, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ये जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, ये यूनिट्स क्या हैं? ये अमाइनो एसिड्स हैं, और इन्हीं अमाइनो एसिड्स को जब ज्वाइन कराया जाता है तो इसी के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन। अब इसकी सिंथेसिस जब होएगी, प्रोटीन की जब सिंथेसिस होएगी,
तो इसमें कौन सा अमाइनो एसिड सबसे पहले आएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? AUG, यानी कि एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन। ठीक है, ये काम करता है मिथ्योनिन अमाइनो एसिड के लिए। तो स्टार्टिंग कोडोन भी यही हो गया और यहाँ पे मिथ्योनिन अमाइनो एसिड के लिए भी काम यही करेगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस विल बी स्टार्ट विद मिथ्योनिन। ठीक है, और ट्रिप्टोफैन, वेलिन, ये भी अमाइनो एसिड है, बट ये यहाँ पे स्टार्टिंग कोडोन की तरह काम नहीं करते। तो आंसर फर्स्ट विल बी करेक्ट। Which is not correctly match? Agrobacterium ti plasmid, cosmid vector DNA, rhizobium, asymbiotic nitrogen fixer, या फिर albinism autosomal recessive gene। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन बायोटेक के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन यानी कि ये जो है जो डिजीज होती है टोबैको प्लांट में, उसके लिए काम करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। कॉमन जो गॉल डिजीज होती है उसके लिए हम इसको इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉस्मिड वेक्टर डीएनए की तरह काम करता है, ये क्लोनिंग होती है वेक्टर डीएनए से, क्लोनिंग करा सकता है इजीली। राइजोबियम कैसा है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। ठीक है, सिम्बायोटिक, लेकिन यहां दिया है एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एसिम्बायोटिक का एग्जांपल होता है एजोटोबैक्टर। फोर्थ है एल्बिनिज्म, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ये भी ठीक है। तो इनकरेक्ट हमें बताना है, नोट करेक्टली मैच। थर्ड आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्टली मैच। ऑटोसोमल का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑटोसोमल का मतलब होता है जैसे हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं 46, तो इस 46 में से पेयर अगर बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिसमें से 22 जो पेयर है वो होते हैं ऑटोसोम, जो कि चाहे लड़का है या लड़के सब में सेम होते हैं। और जो लास्ट वाला जो क्रोमोसोम है 23rd क्रोमोसोम, ये होता है जेंडर को रिप्रेजेंट करने वाला। अगर XY है तो लड़का होगा, XX है तो लड़की होगी। तो ऑटोसोमल में अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे डिजीज को हम बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, या फिर अगर ऐसे जीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम ऑटोसोमल रिसेसिव जीन यूज करते हैं। अब वो लड़के में भी हो सकती है, लड़की में भी हो सकती है। तो उसमें यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है कि वो प्रॉब्लम जो है लड़के में ही होगी या लड़की में ही होगी। तो ये जो एल्बिनिज्म है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ये लड़के में भी हो सकती है और लड़की में भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है नोट करेक्टली मैच में आ जाएगा थर्ड, राइजोबियम, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। द करेक्ट मैच इज, करेक्ट मैच बताना है, निंथिस बोटाइरोइडल टिश्यू, काइटोप्टेरस लगवॉर्म्स, अर्थवॉर्म सकर्स, हिट्रोनेरिस एसेक्सुअल फेज ऑफ नेरिस। करेक्ट मैच। अब ये जो निंथिस है ये होता है किसमें? लीच के अंदर होता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट है ये भी। लगवॉर्म जो है ये सैंड वॉर्म होता है, और ये जो है नॉर्मली एक्वेटिक, इसके अंदर जो है पोर्स होते हैं। ठीक है, और अर्थवॉर्म जो है सकर्स, इसमें ये नहीं होगा, अर्थवॉर्म में सकर्स नहीं होते, एनालिडा की कैटेगरी में आता है। बाइसेक्सुअल होता है अर्थवॉर्म, मेल फीमेल दोनों अर्थवॉर्म के अंदर ही होते हैं। तो फोर्थ आंसर है यहाँ पे नेरिस का, ये किस में आएगा? ये भी एनालिडा में ही आएगा। एनालिडा जिसमें सारे के सारे क्या आते हैं? इंसेक्ट आते हैं नॉर्मली। तो एसेक्सुअल फेज ऑफ नेरिस, ये आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एसेक्सुअल फेज ऑफ नेरिस होती है हिट्रोनेरिस। लाइफ टाइम इज 300 years if a fully grown banyan tree is burnt in a thermal power plant to generate energy, and at the same time a new tree is planted. Choose the correct option in this text. The process is carbon neutral in immediate time frame. अगर आप बनियन ट्री की लाइफ टाइम देखें तो 300 साल होती है। पूरा फुली ग्रोन बनियन ट्री को अगर जला देते हो तो उसकी जो थर्मल पावर प्लांट है उससे जो एनर्जी बनेगी सेम टाइम पे, अगर आप वही सेम एनर्जी कोई नया प्लांट उसको यूज कर ले और उसी टाइम कोई नया प्लांट आपने ग्रो करा दिया बनियन ट्री का और वो सेम एनर्जी को यूज कर रहा है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपके क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं? प्रोसेस इज कार्बन न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस होगा। इमीडिएट टाइम, इमीडिएट एकदम से टाइम फ्रेम हो सकता है, नॉट पॉसिबल। द प्रोसेस विल बिकम कार्बन न्यूट्रल ओनली आफ्टर मैनी ईयर्स, आफ्टर मैनी ईयर्स। देर इज नो कार्बन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, कोई कार्बन इन्वॉल्व ही ना हो। जब पूरा का पूरा प्लांट ही जलाया जा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि कोई कार्बन इन्वॉल्व ही ना हो उसमें। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी।
और बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज को बर्न भी नहीं किया जा सकता, तो नो ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, ये भी यहाँ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो कोई चीज हम बर्न कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए अगर उस सेम ट्री को आप कई सालों के बाद, मीन्स इतने साल के बाद, 300 ईयर्स के बाद, जब वही सेम ट्री उस लेवल पे दोबारा आ जाएगा, तब जो है वो कार्बन न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, अगर एक प्लांट 300 ईयर्स के बाद दोबारा से इस स्टेज में आता है, तो ये वाली कंडीशन कब न्यूट्रल होगी? 300 ईयर्स के बाद ही वो कंडीशन जो है न्यूट्रल हो सकती है। तो यहाँ पे सेकंड आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is not one of the three primary type of soil based on its texture? अब यहाँ पे तीन तरह की जो सॉइल है वो हमें बताने की कौन सी इनमें से नहीं है। ठीक है, प्राइमरी जो सॉइल होती है टाइप वो होती है सैंड, सिल्ट और क्ले। ठीक है, सैंड, सिल्ट और क्ले। इसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो होता है बड़ा, वाटर को ज्यादा होल्ड ये नहीं कर पाता। ठीक है, सिल्ट के जो साइज है, इसकी साइज होता है थोड़ा सा छोटा इससे, और क्ले की जो पार्टिकल्स हैं सॉइल में, इसका बहुत छोटा होता है, ऐसे बिल्कुल छोटा सा साइज होता है इसके पार्टिकल्स का, और ये होल्डिंग कैपेसिटी इसकी सबसे ज्यादा होती है। पानी को सबसे ज्यादा होल्ड करके जो रखने की कैपेसिटी है वो किसकी है? वो क्लेई सॉइल की होती है। ठीक है, तो वो क्लेई सॉइल की होगी, सबसे ज्यादा पानी को अगर होल्ड कोई कर सकता है तो वो क्ले सॉइल है। इसके बाद इसमें जो आंसर नोट में आएगा कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे लोमी सॉइल, क्योंकि लोमी सॉइल इन तीनों का क्या होती है? मिक्सचर होती है। अडेप्टर मॉलिक्यूल इन दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, अडेप्टर मॉलिक्यूल यहाँ पे कौन सा होगा? अडेप्टर जो मॉलिक्यूल्स हैं, अडेप्टर जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा रहेगा? अडेप्टर मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन होता क्या है? ट्रांसलेशन डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से बनेगा प्रोटीन उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसलेशन। ठीक है, सेल के अंदर वी ऑल नो कि सेल जो है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसमें जो है डीएनए होता है हमारा, डीएनए से आरएनए बनता है, और फिर ये आरएनए जो है बाहर साइटोप्लाज्म में आके क्या करता है? राइबोसोम्स के पास अटैच होकर क्या बनाता है? यहाँ पे प्रोटीन बना लेता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? ट्रांसलेशन। अब ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, इसमें अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम कौन करेगा? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, या फिर ट्रांसफर आरएनए। तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे टीआरएनए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। इसके लिए राइबोसोम्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो राइबोसोम्स में दो यूनिट होती है, एक बड़ी यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है। इसमें जो है यहाँ पे साइट होती है, तो टीआरएनए जो है वो आता है, टीआरएनए अनचार्ज, हम इसको बोलते हैं अनचार्ज टीआरएनए। एक किसी अमाइनो एसिड को ये अटैच करके लाएगा, यहाँ पे अपनी सीक्वेंस चेक करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है जी सी जी, तो ये क्या करेगा? सी जी और सी। टीआरएनए को ये जो टीआरएनए है ये इसी के रिगार्डिंग इसका जो अमाइनो एसिड है वो यहाँ पे लाके अटैच कर देता है। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस को चेक करेगा, आगे क्या आएगा, फिर दूसरा अमाइनो एसिड अटैच होगा, फिर इसी तरीके से फर्दर जो है अमाइनो एसिड अटैच होते चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो टीआरएनए है यही तो अमाइनो एसिड को अटैच कराएगा ना, तो इसलिए टीआरएनए ही हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा। और ये क्या है? इसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए यहाँ काम करता है, टीआरएनए जो है अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा, इसलिए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा टीआरएनए। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके अलावा आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको फ्यूचर की अपडेट्स मिलती रहें।